हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिज़ाइन पैटर्न में। डिज़ाइन पैटर्न में जो सबसे पहला डिज़ाइन पैटर्न मैंने चूज किया है वो है रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न, जो कि अधिकतर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। और साथ में अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न आपको देखने को मिल ही जाता है और उस पर आप काम भी करते हैं। हालांकि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप कहते हैं कि वर्क किया है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न जो है बहुत ही कॉमन डिजाइन पैटर्न है। और आज हम लोग देखेंगे कि विद रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न एंड विदाउट रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न हमारा कोड कैसा दिखता है और क्या बेनिफिट होता है। रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न का जो 3-4 एडवांटेज है मेन उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो है, टेस्टिंग कंट्रोलर्स गेट सिंपलर बिकॉज दे डोंट नीड टू वर्क विद द रियल डेटाबेस कोड ड्यूरिंग टेस्टिंग। द रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न कीप the actual database operation and queries separate from the rest of the app. The main business logic can use data without needing to understand how it's retrieved. The business logic does not care if the app uses LinkU to SQL or Radio.NET, so changes in data source would not affect it. Centralizing the caching strategy for data source, centralizing the code that access data, making it easier to maintain. Basically, हो सकता है कि अभी जो पॉइंट है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप कोड देखेंगे, एक्चुअली रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न का जो कोड मैंने लिख रखा है उसमें इन ये जो पॉइंट्स है उनका ध्यान रख रखा है मैंने, तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर करके, लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले कोड देखते हैं जो बिना रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न के है, और उसके बाद उसी कोड को कन्वर्ट करेंगे रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न में, तो ये सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर एमबीसी आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारा कंट्रोलर होता है, उसके बाद हमारा डेटा एक्सेस लेयर होता है, और यहां पे हमारा जो भी डेटाबेस है वो हो जाता है। इस तरीके से होता है। लेकिन जब इसी में हम लोग रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पे हमारा कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर के बाद हमारा यहां रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न हो गया, एंड देन हमारा डेटा एक्सेस लेयर हो गया, एंड देन हमारा डेटाबेस हो गया। तो एक लेयर कंट्रोलर और डेटा एक्सेस लेयर के बीच में जो एक लेयर हम बढ़ाते हैं उसे हम लोग रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न का नाम दिए हुए हैं। मतलब एक रैपर लिख देते हैं डेटा एक्सेस के ऊपर, ताकि कंट्रोलर जो है डायरेक्टली डेटा एक्सेस को हिट न करे। कंट्रोलर क्या करेगा, रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न के थ्रू डेटा एक्सेस लेयर के पास जाएगा। मतलब कंट्रोलर जो है डायरेक्टली डेटा एक्सेस लेयर को हिट नहीं करेगा। ठीक है, कोड में समझते हैं। मैंने एक कंट्रोलर लिया हुआ, यूजर कंट्रोलर। इस यूजर कंट्रोलर में मेरे कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले मेरा एक कंस्ट्रक्टर है जो इंस्टेंस को क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद मेरा एक मेथड है गेट ऑल यूजर। गेट ऑल यूजर गेट टाइप का मेथड है। फिर मेरा गेट यूजर बाय आईडी है, फिर मेरा ऐड यूजर है, फिर मेरा डिलीट यूजर है। तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस मेथड में हमने क्या किया हुआ है कि गेट ऑल यूजर में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर सर्विस क्लास का, और यूजर सर्विस क्लास के अंदर ये गेट ऑल यूजर मेथड है। मैं आपको दिखा दूं, ये यूजर सर्विस क्लास है, इसके अंदर गेट ऑल यूजर हमने लिख रखा है। इसका जो कॉन्क्रीट कोड है, इसका जो एक्चुअल में जो डेटा एक्सेस लेयर है वो सारा यूजर सर्विस में लिख रखा है। यही हमारा डेटा एक्सेस लेयर है। तो आप देखिए कि कंट्रोलर के थ्रू, ये मेरा कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर के थ्रू डायरेक्ट हम अपने डेटा एक्सेस लेयर को हिट कर रहे हैं। और इस डेटा एक्सेस लेयर में जो भी मेरा जेनरिक कोड लिखा हुआ है वो सारा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इस कोड में, कल अगर मुझे यूनिट टेस्ट केस लिखना हुआ, मुझे अगर फेक डेटा लिखना हुआ, फेक डेटा मीन्स डमी डेटा, ताकि टेस्टिंग मेरी इजी हो जाए, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है अगेन एंड अगेन एंड अगेन लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कोई इस कंट्रोलर को यूज कर रहा है तो वो मेरा जो इंटरनल लॉजिक है वो सारा देख सकता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस क्लास के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, क्या फिल्टर लगा हुआ है, वो सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं।
तो ये नॉर्मल कोड है, हम लोग जो लिखते हैं लर्निंग पीरियड में जो लिखते हैं वो ये कोड वही है। लेकिन इसको अगर हम रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू करें तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं मैंने किया क्या है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग जानते हैं, करते हैं, समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, रिपोजिटरी पैटर्न में मैंने एक और कंट्रोलर लिया हुआ है, सेम लॉजिक वहां पे भी मैंने लिखा हुआ है, सेम मेथड वहां पे भी है। यूजर रिपोजिटरी कंट्रोल नाम से एक मैंने कंट्रोलर लिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे मैंने क्या किया हुआ है आप देखिए, इस कंट्रोलर में मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं यूजर सर्विस रिपोजिटरी का। ठीक है, ये देख लीजिए, ये यूजर रिपोजिटरी कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें यूजर सर्विस रिपोजिटरी पास हो रही है और इसका ऑब्जेक्ट इस अंडरस्कोर यूजर सर्विस रिपोजिटरी में इंस्टांशिएट हो गया। और उसके बाद मैं जब यहां पे कॉल कर रहा हूं यूजर सर्विस रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल यूजर, अगर यूजर सर्विस रिपोजिटरी में जाएं, इस क्लास में चलते हैं, तो ये यूजर सर्विस रिपोजिटरी में भी मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस ले रखा है, इंटरफेस के थ्रू हम लोग कनेक्शन को, हम लोग क्लास को इंजेक्ट कर रहे हैं कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत जल्द इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको, उस पर हम लोग वीडियो करने वाले हैं, तो एक सेपरेट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हम यूज कर रहे हैं, सेम यही लॉजिक यहाँ भी था कंट्रोलर में, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट के अंदर गेट ऑल यूजर है। अब यहां जाते हैं, अगर इस पे हम F12 करते हैं तो ये इंटरफेस पे लेके आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया क्या है रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न के लिए, सबसे पहले एक रिपोजिटरी का फोल्डर मैंने बनाया है ताकि कोड जो है एक फोल्डर के अंदर रहे और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज वाला स्ट्रक्चर जो वो हम लोग फॉलो कर पाए। तो यहां पे मैंने एक इंटरफेस बनाया है। इस इंटरफेस में मेरे 4 मेथड हैं, गेट ऑल यूजर, गेट यूजर बाय आईडी, ऐड यूजर, डिलीट यूजर। यही चारों मेथड जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हमने दिखाया था वहां पे डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर हम लोग कॉल कर रहे थे, और यही चारों मेथड हम लोग यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू कॉल कर रहे हैं। इंटरफेस का यूज हम लोग करते हैं ताकि एक डिकपल आर्किटेक्चर हम लोग दे पाए। ठीक है, तो हमने एक इंटरफेस बनाया जहां पे हमने ये 4 मेथड गेट ऑल यूजर, गेट यूजर बाय आईडी एंड देन ऐड यूजर और डिलीट यूजर हमने डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब इसका डेफिनेशन जो लिखना है हम लोग क्लास के अंदर लिखेंगे। इस इंटरफेस को हम यूज कर रहे हैं कहां पे, तो डेटा एक्सेस लेयर में। डेटा एक्सेस लेयर का मतलब हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम हमने दिया है यूजर रिपोजिटरी। तो ये हमारा डेटा एक्सेस लेयर हो गया एक्चुअल में। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इस इंटरफेस को यूज करके जो 4 मेथड हैं गेट ऑल यूजर, गेट यूजर बाय आईडी, ऐड यूजर, डिलीट यूजर, इन चारों मेथड का हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। उसके बाद मॉडल हमारा पहले वाले स्ट्रक्चर में भी था, इस वाले भी स्ट्रक्चर में हमारा मॉडल है 3 फील्ड के साथ, आईडी, नेम, ईमेल। यूजर के अंदर आईडी, नेम और ईमेल हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा है बिजनेस लेयर, अपना एक बिजनेस लॉजिक हमने लिखा है। इस बिजनेस लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, जो कनेक्शन बना रहे हैं वो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू बना रहे हैं। आप नॉर्मल भी बना सकते हो। इसके कंस्ट्रक्टर में हम वही इंटरफेस जो हमारा आई यूजर रिपोजिटरी वाला इंटरफेस है वो पास कर रहे हैं, और यूजर रिपोजिटरी का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यूजर रिपोजिटरी की अगर बात करें, ये मेरा यूजर रिपोजिटरी, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हो रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक में हमने क्या किया है, एक बिजनेस लॉजिक का मतलब कि हमने एक रैपर लिख दिया है कि जो भी डेटा एक्सेस लेयर का लॉजिक है यहाँ पे हम लोग एक्सपोज नहीं करेंगे। सिंपल जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इंजेक्ट करेंगे और यहाँ से सीधे सीधे उस मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे। मैं थोड़ा सा डेवलप करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगा दिया। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोगों ने रजिस्टर किया है। program.cs में service.add स्कोप हमने दिया है कि आई यूजर रिपोजिटरी जहां कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है वहां पे यूजर रिपोजिटरी क्लास का इंजेक्ट हो जाएगा, और यूजर सर्विस रिपोजिटरी जहां पास कर रहे हैं वहां पे इसी का ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं यूजर सर्विस रिपोजिटरी कहां पास कर रहे हैं, तो कंट्रोलर में हम क्या पास करें, यूजर सर्विस रिपोजिटरी, उसका सिंपल वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा।
उसके बाद इंटरफेस कहाँ पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई यूजर रिपोजिटरी जो है, यहाँ पे हम लोग इंटरफेस पास करें तो वहां यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली कंट्रोलर से हमारा कमांड जाएगा यूजर सर्विस रिपोजिटरी में, और यहाँ पे आई यूजर रिपोजिटरी पास किया हुआ है, जहां पे हम उसको बोल रहे हैं कि आपको यूजर रिपोजिटरी में जाना है। यूजर रिपोजिटरी का मतलब वो सीधा आपको यहाँ लेके आ जाएगा। आपको ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाते हैं कि कैसे जो है हमारा ब्रेक पॉइंट, हमारा कोड डेबग हो रहा है और कैसे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसको रन करा देते हैं। बिल्ड सक्सीड हो गया, स्वैगर पे हम लोग आ गए। तो पहला वाला यूजर जो है वो हमारा जो ओल्ड स्ट्रक्चर था, जो नॉर्मल हमने कंट्रोलर से डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर को हिट किया था, वो था। यहाँ जो यूजर रिपोजिटरी दिख रहा है, ये हमारा जो रिपोजिटरी हम लोगों ने यूज किया है उसके थ्रू है। यहाँ भी यूजर लिख के आ रहा है क्योंकि कंट्रोलर में हमने इसका जो नाम दे रखा है वो यूजर ही दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, नाम जो दे रखा है वो यूजर ही दे रखा है। ठीक है, अब इस यूजर मेथड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा कमांड आया यूजर सर्विस रिपोजिटरी के अंदर। यूजर सर्विस रिपोजिटरी के अंदर आया और F10 करते हैं। F10 किए तो इसमें क्या आ गया, यूजर रिपोजिटरी आ गया। इसमें जो क्लास लेके आ गया, इसने यूजर रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। यूजर रिपोजिटरी क्लास का मतलब इस क्लास से मतलब है, यूजर रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे अगर दिखाऊं तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसने बना दिया। ठीक है, अब मैं F10 करता हूं फिर से। हम आ गए कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आए तो यहां पे हमने इंजेक्ट कर रखा है यूजर सर्विस रिपोजिटरी। F10 करते हैं। अब इसमें भी आप देखोगे तो इसने किसका ऑब्जेक्ट बना दिया, यूजर सर्विस रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये दोनों जो इंजेक्ट हमने किया हुआ है, दोनों क्लास का हमने सिंपल यहां किया हुआ है कि अगर कहीं कंस्ट्रक्टर में आई यूजर पास हो रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर देना है। अगर यूजर सर्विस हो रहा है तो सिंपल इसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, F10 करते हैं। F10 किए, गेट ऑल यूजर, इसको हम लोगों ने हिट करा हुआ है। अब करते हैं F10। ठीक है, अब फिर करते हैं F11। देखिए हमारा कमांड कहां पे आ गया, यूजर सर्विस रिपोजिटरी में। यूजर सर्विस रिपोजिटरी हमारा जो है वो रैपर हमने लिख रखा है, जो बिजनेस लॉजिक हमने लिख रखा है। डेटा एक्सेस लेयर से पहले जो बिजनेस लॉजिक लिख रखा है वहां पे हम आ गए। यहां पे कस्टम लॉजिक हम लोग लिख सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल रखा है क्योंकि हम लोगों को तो देखना था कि रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न काम कैसे करता है। तो यहां पे गए, इसको F10 करते हैं। इसको जब F10 करेंगे तो आप देखिए कमांड कहां जाएगा। आप देखिए जो एक्चुअल डेटा एक्सेस लेयर है, गेट ऑल यूजर, रिटर्न क्लास नेम यूजर रिपोजिटरी, ये एक्चुअल डेटा एक्सेस लेयर है। वहां पे हम आ गए और F10 करते हैं। यहाँ पे F10 करते हैं, ये रिटर्न करेगा इसको, और ये मेरा एक तरीके से बिजनेस लॉजिक हो गया। मैं इसको लिख देता हूं, बिजनेस लॉजिक हो गया। ठीक है, F10 करते हैं, ये रिटर्न किया, मैंने बीच में लिख दिया था। F10 करते हैं, यहां पे आगे गेट ऑल यूजर, कंट्रोलर में आ गए। F10 करते हैं, ओके यूजर, हमारा ब्लैंक आ गया क्योंकि हम लोगों ने कोई डेटा पास किया ही नहीं। एक्चुअली उस लिस्ट में कोई डेटा है ही नहीं। तो बेसिकली जो काम इस कंट्रोलर में, जो नॉर्मल यूजर कंट्रोलर है, यहां पे हम लोग कर रहे थे और डायरेक्टली इस डेटा एक्सेस लेयर के मेथड को हिट कर ले रहे थे, हमने क्या किया, कंट्रोलर और डेटा एक्सेस लेयर के बीच में एक रैपर लिख दिया, एक बिजनेस लॉजिक लिख दिया, ताकि वहां पे अगर कोई कस्टम लॉजिक लिखना हो तो हम लोग लिख पाए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा है हमारे डेटा एक्सेस लेयर का, तो उसको डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर हिट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बिजनेस लॉजिक का ऑब्जेक्ट बनाएगा और हमारा बिजनेस लॉजिक जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा डेटा एक्सेस लेयर से। अब आते हैं कि बेनिफिट क्या है। जो पहला काम है, टेस्टिंग कंट्रोलर्स गेट सिंपलर बिकॉज दे डोंट नीड टू वर्क विद द रियल डेटाबेस कोड ड्यूरिंग टेस्टिंग। बेसिकली करना क्या है, अगर टेस्टिंग में भी आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने हैं या कोई भी इस तरह का लॉजिक लिखना है, तो आपको डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कंट्रोलर बनाइए, उस कंट्रोलर से हमारा जो बिजनेस लॉजिक है उसको डायरेक्टली हिट कर लीजिए। हमारा जो बिजनेस लॉजिक है उससे सीधा मतलब है इस यूजर सर्विस रिपोजिटरी क्लास को हिट कर लीजिए। अगर ये भी नहीं हिट करना चाहते हैं तो आप भी अपना एक बिजनेस लॉजिक लिख लीजिए और उस बिजनेस लॉजिक से
हमारा जो कॉन्क्रीट क्लास है, हमारा जो डेटा एक्सेस लेयर है, वो हिट हो जाएगा इस इंजेक्शन इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको सिंपल उसको यूज करना है। आप डायनेमिक रन टाइम पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो टेस्टिंग, जो टेस्ट केसेस, जो फेक डेटा, ये जो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिंपलर हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न कीप्स एक्चुअल डेटाबेस ऑपरेशन एंड क्वेरीज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऐप। बिल्कुल, हमने क्या किया, कंट्रोलर से बिजनेस लॉजिक को हिट किया। हमारा कंट्रोलर ये है, इस कंट्रोलर से यूजर सर्विस रिपोजिटरी को हिट किए, यहीं तक। इसके आगे क्या हो रहा है डेटा एक्सेस लेयर में हमको कोई मतलब ही नहीं है। वो एक बार हमने बना दिया, उसका जो रिस्पॉन्सिबल टीम है उसने उस पर काम कर दिया, अब हमको उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके साथ अगर कुछ प्ले करना है तो आप अपने बिजनेस लॉजिक में इस क्लास में उसको प्ले करिए। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है, द मेन बिजनेस लॉजिक कैन यूज डेटा विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स रिट्रीव्ड। बिल्कुल, मेरा कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के बाद मेरा ये कंट्रोलर है जहां से मैं ये बिजनेस लॉजिक हिट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल तो डेटा यूज करो ना, हमको अंदर क्या लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है। जो उधर से रिटर्न आ रहा है मैंने यूज किया, अगर इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है तो मैं यही करूंगा, बाकी डेटा एक्सेस लेयर से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द बिजनेस लॉजिक डज नॉट केयर इफ द ऐप यूजर्स लिंक यू टू SQL ADO.NET, सो चेंज इन डेटा सोर्स वुड नॉट अफेक्ट इट। इंटरनल क्या हो रहा है, कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज हो रहा है या क्या हो रहा है, हमको नहीं मतलब है। हमने इससे मतलब है, इस क्लास से मतलब है, इस क्लास को यूज करना है हमको। बाकी उधर से जो डेटा आ रहा है उसको रीड करना है, यहां से डेटा वहां भेजना है हमको। ये इंटरनल जो चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर लेवल की चेंजेस हैं, स्ट्रक्चर लेवल का कॉन्सेप्ट है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। सेंट्रलाइजिंग द कैचिंग स्ट्रेटेजी फॉर डेटा सोर्स, अगर कैचिंग स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि कोई डेटा ला रहे हैं, उस डेटा को कितने देर तक प्रिजर्व करके रखना है और कितने दिन, कितने देर के बाद, कितने टाइम इंटरवल के बाद उसको रिफ्रेश कराना है, वो सारा लॉजिक हम लोग डेटा एक्सेस लेयर में लिख सकते हैं और इससे कोई मतलब नहीं है और उसमें हमारा कोई इंटरफेयर भी नहीं होगा। तो कैचिंग का यूज इसलिए करते हैं कि एक बार डेटा लेके आ गए और पता चले कि 2 दिन तक उस डेटा में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, 3 दिन तक उस डेटा में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो हम लोग वहां लॉजिक लिख देते हैं कि एक बार आ गया तो 3 दिन तक वैसे रहेगा, आफ्टर 3 डेज 4 डेज वो डेटा रिफ्रेश होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत देखने को मिलते हैं जब आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो। उसके बाद सेंट्रलाइजिंग द कोड डेट एक्सेसेस डेटा मेकिंग इट इजियर टू मेंटेन। सेंट्रलाइजिंग द कोड डेट एक्सेसेस डेटा मेकिंग इट इजियर टू मेंटेन। बिल्कुल, आप अपना बिजनेस लॉजिक मेंटेन करिए, आपको जो कस्टम लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे लिखिए, बाकी डेटा एक्सेस लेयर में जो लिखा हुआ है वो वहां का सेपरेट लिखा हुआ है। तो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है और हमने एक डिकपल आर्किटेक्चर बना दिया है। तो बेसिकली रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न जो है यही है, बहुत सिंपल। रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या किया हुआ है रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न को अचीव करने के लिए। हम लोगों ने इंटरफेस बनाया हुआ है ताकि एक डिकपल आर्किटेक्चर बन जाए। इंटरफेस के थ्रू हम लोग नए क्लास बना सकते हैं और उस क्लास को भी हम लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, एक तरह का प्रिंसिपल दे देता है कि ये रूल हमने डिफाइन कर दिया, तो अगर कोई भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो वो सारे रूल उसको उसके यहाँ यूज करने होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, रिपोजिटरी जो हमारा एक डेटा एक्सेस लेयर है उस इंटरफेस को यहाँ यूज करके जो भी लॉजिक लिखना था, डेटा फेच करने का, डेटा गेट करने का, डेटा पोस्ट करने का, वो सारा लिख दिया। कोई फिल्टर लगाने हैं, जो भी लिखना है सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक बिजनेस लॉजिक लिखा जहां पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ने डेटा एक्सेस लेयर को यहाँ यूज करके और जो डेटा वहां से आ रहा है उसको अगर प्ले करना है उस पर प्ले करिए, कुछ चेंज करना है चेंज करिए, नहीं तो एज इट इज डेटा को कंट्रोलर के पास रिटर्न करा दीजिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोगों ने आई यूजर रिपोजिटरी इंटरफेस के जगह पे यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट पास किया है, इस क्लास को इंजेक्ट कर दिया ताकि उसका ऑब्जेक्ट जो है यूज करेगा, और यूजर सर्विस रिपोजिटरी में सेम पास कर दिया क्योंकि कंट्रोलर में हम लोगों ने सिंपल यही क्लास ही यूज किया है। अगर कल एक नई क्लास आ जाती है यूजर रिपोजिटरी के जगह पे और
इस क्लास को रिप्लेस करना होगा, तो हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर फॉलो करके यहाँ पे कमा लगा के उस नई क्लास का नाम लिख देंगे, वर्जन 1 वर्जन 2। तो जहां जहां यूजर सर्विस रिपोजिटरी यूज हो रहा है वहां वहां नए क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगा। एक सेपरेट वीडियो में इसको कवर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अगर ये जो डिजाइन पैटर्न, रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न का कोड है आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, गिट का लिंक मैं दे रखा हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करिए। थैंक यू।